नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और शाम के 7 बजने को है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में एक तरफ लाडली बहनों के अगली किश्त का इंतजार है, तो दूसरी ओर लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस बीजेपी में नई सियासी रार छिड़ गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सरकार लाडली बहना योजना को खत्म करना चाहती है। प्रदेश में 1,63,000 महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि इनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है। कमलनाथ ने यह भी सवाल उठाया कि पात्र महिलाओं का नया पंजीयन नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना को खत्म करना चाहती है। इस आरोप के दूसरे ही दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार की योजना है उस हिसाब से चल रहे हैं। सरकार की दूसरी बहन से सारी योजनाओं में हम महिलाओं को महत्व देंगे और बहनों को हम ही देंगे, हम ही नारी सशक्तिकरण करेंगे। कांग्रेस तो देगी नहीं, साथ ही हम नई महिलाओं को भी योजना से जोड़ेंगे। तो आइए सुनते हैं कमलनाथ के एक्स पोस्ट पर सीएम मोहन यादव ने क्या कहा और इसके बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई। लगातार हम दे रहे हैं। हमने कोशिश की है कि बहनों के लिए जितना बन पड़ेगा और भी अलग अलग रोजगार के साधन खड़े करते हुए उनको और भी मौका दे रहे हैं। और कुल मिलाकर के हमारी सबकी भावना है कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण में हमारे त्योहारों को भी जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ये बताया कि पिछले 1 साल के अंदर कितनी लाडली बहना की संख्या कम हुई है। संख्या कम करते जा रहे हो, पैसे दे रहे हो तो कम कर रहे हो। स्पष्ट है कि जब संख्या कम होगी तो पैसे आप देना बंद करना चाहते हो। मुख्यमंत्री अब ये बताएं कि संख्या कम होने के साथ बंद कब कर रहे हो, ये भी बताएं। तो लगातार विपक्ष लाडली बहना योजना को लेकर सरकार को टारगेट कर रही है, टारगेट मोड पर है। और अब कमलनाथ ने यह सवाल उठाया है कि अगर 60 साल की बड़ी उम्र की महिलाओं को अगर योजना से बाहर किया जा रहा है तो नई जो युवतियां हैं उन्हें इस योजना में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। तो लाडली बहना योजना पर लगातार वार पलटवार जारी है और इसके बाद कमलनाथ के एक्स पोस्ट के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लगातार इस योजना से नए लोगों को जोड़ने की तैयारी जारी है। तो खबर तो आपने जान ली, अब वक्त है खबर की खबर को जानने का। तो चलिए आखिर क्यों मचा हुआ है बवाल, इसे भी जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं भोपाल से। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बड़ी योजना है लाडली बहना और लगातार विपक्ष इसी योजना को लेकर हमलावर क्यों है, टारगेट मोड पर क्यों है? और एक सवाल यह भी कि सरकार कह रही है कि नए नाम जोड़े जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ सियासी बयानबाजी तो काफी नहीं है। नए नाम जोड़ने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए गेम चेंजर लाडली बहना योजना, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे 1 साल पहले, तब एक बड़ा गेम चेंजर थी लाडली बहना योजना और बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस योजना का जो लाभ लिया। और उसके बाद बीजेपी को इसका एक कहते हैं कि लाभ भी, जो चुनावी विश्लेषक कहते हैं कि इसका लाभ बीजेपी को मिला। और उसके बाद हम देखें तो देश के 9 राज्य इस तरह की योजना को अपने अपने राज्यों में लागू कर चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में भी इस तरह की योजना लॉन्च हुई और एक अनुमान के मुताबिक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो है इस योजना का लाभ लिया और कहते हैं कि जो वोट प्रतिशत है महिलाओं का वो भी बढ़ा, मध्य प्रदेश में भी बढ़ा था। अब उसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र बनी लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश जब यह योजना लॉन्च हुई थी तब इसकी जो हितग्राहियों की संख्या जो थी वो संख्या 1,31,00,000 थी। और उसके बाद लगातार जो है इस हर महीने इस लाडली बहना योजना की किस्तें महिलाओं के खातों में आती गई
और अब जो है 20वीं किस्त इसी महीने आ रही है। अब तक 19 किस्त इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में आ गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस महिला के सशक्तिकरण की के लिए कही जाने वाली इस योजना में जब इसको लागू किया था तो कई नियम बनाए गए थे कि इसकी पात्रता कैसे होगी। तो वह महिला जिसकी उम्र 60 साल से अधिक होगी वह महिला इस योजना की पात्र नहीं होगी। और कोई भी महिला यदि इस महिला की हितग्राही है और यदि उसकी उम्र 60 साल हो रही है तो उसको जब वो 60 साल की उम्र पार करेगी तब उसको उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक यही सॉफ्टवेयर में भी है, जो इसका जो सॉफ्टवेयर है जिसमें राशि डाली जाती है सिंगल क्लिक के माध्यम से, उस सॉफ्टवेयर में ये तत्काल पता चल जाता है कि कौन सी महिला की उम्र जो है 60 साल से अधिक हो गई है और उसको उस योजना के तहत पात्रता से बाहर कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह यदि किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र आने के बाद भी उस महिला की पात्रता खत्म कर दी जाती है। लेकिन इस बार एक बड़ा जो अभी तक का जो पूरा डाटा सामने आया है उसमें 1,60,00,000 से अधिक महिलाएं जो है 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली वो इस योजना से बाहर हो रही है और ये नियमानुसार हो रहा है, जो पात्रता का नियम उसके अनुसार हो रहा है। लेकिन अब इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनाने के पहले आपने वादा किया था कि राशि जो है 3,000 तक बढ़ाई जाएगी, आपने वो राशि नहीं दी। कांग्रेस का ये भी कहना है कि आपने कहा था कि इसमें नई पात्र महिलाएं जुड़ेगी, आपने वो भी नहीं किया। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब से योजना लागू हुई है उसके बाद से अभी तक जो नई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन इस योजना में नहीं हुआ है, लेकिन जो रजिस्टर्ड महिलाएं हैं, जो हितग्राही है, उनकी संख्या जरूर कम होती जा रही है। तो कांग्रेस के और बीजेपी के बीच ये वार पलटवार हो रहा है कि नए हितग्राहियों को जोड़ा नहीं जा रहा है, पुराने हितग्राही इस योजना से बाहर हो रहे हैं और इसी कारण जो है संख्या कम होती जा रही लगातार। मतलब अब जो संख्या है वो अब जो 20वीं किस्त आएगी वो 1,26,00,000 महिलाओं के खातों में वो किस्त जाएगी। जी विवेक, हम लगातार देख रहे थे कि कांग्रेस में पहले जीतू पटवारी का भी बयान आया कि अगर वो सत्ता में आती है तो इस राशि को बढ़ा दिया जाएगा और अब कमलनाथ ने इसमें पलटवार किया है। तो ये साफ समझा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर इसी योजना को लेकर जो कांग्रेस है वो लगातार टारगेट मोड पर दिख रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवास से बड़ी खबर है जहां पर फ्रिज में मिली लाश पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लिव इन रिलेशनशिप में ये दोनों रहते थे और मार्च 2024 को आरोपी ने युवती की हत्या कर दी थी। शादी के लिए दबाव बनाने पर गला दबाया था और 10 महीने पहले हत्या कर फ्रिज में रखा था शव। ये बात गौर करने वाली है कि 10 महीने पहले हत्या कर शव को फ्रिज में रखा था। उसके कई महीनों बाद जो शव है वो मिला है। वृंदावन धाम कॉलोनी में महिला का शव मिला है। प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई, उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है। मृतिका के द्वारा शादी को लेकर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी वजह से संजय पाटीदार ने अपने एक सहयोगी जिसका नाम विनोद दवे है, दोनों ने एक साथ मिलकर मृतिका की गला घोटकर हत्या की। तो देवास की खबर है जहां पर फ्रिज में महिला की लाश मिली है और आस पड़ोस के लोगों को जब घर से बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद इस मामले का पूरा खुलासा हुआ है और अब जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दतिया में उन्नाव प्राचीन सूर्य मंदिर में हुई चोरी के एक हफ्ते बाद भी कोई सुराग न लगने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात पर ज्यादा रही कि दतिया कलेक्टर जिले के मुखिया होने के साथ साथ मंदिर के पदेन अध्यक्ष भी हैं, फिर भी 3 जनवरी को चोरी की घटना के बाद से एक भी बार मंदिर नहीं पहुंचे हैं। ग्रामीणों और पुजारियों से बात करने पहुंचे उन्नाव थाना प्रभारी और एसडीओपी को भी ग्रामीणों ने लौटा दिया है। लोगों की मांग है कि कलेक्टर को ही मौके पर आना होगा। कलेक्टर के न आने पर मंदिर के एक पुजारी ने आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली है। मैं बालाजी का पुजारी हूँ। आज 10 दिन हो गए हैं और एक बार बाजार बंद भी हुआ है, लेकिन पुलिस ने 2 दिन 3 दिन का समय मांगा था और वो पूरा नहीं हुआ। आज सब लोग फिर इकट्ठे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आत्मदाह करने को तैयार हूँ। इधर छतरपुर में बुलडोजर एक्शन जारी रहा। आज प्रशासन के बुलडोजर ने सालों पुराना अतिक्रमण हटा दिया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में
मुस्कल कोशली दरगाह के आसपास की मुख्य सड़क से करीब 30 दुकानों के तौर पर अतिक्रमण था और जहां मुख्य रूप से मांस मछली बेची जाती थी। सुबह से ही भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम छतरपुर, तहसीलदार और नगर पालिका की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और 6 घंटे के अंदर पूरे इलाके को साफ कर दिया गया। उनको विगत कई महीनों से सूचना दी जा रही थी। मेरे द्वारा उनको कार्यालय में बुलाकर उनके साथ बैठक की गई थी। उससे कहा गया था कि ये आप अपनी अपनी मछली मंडी बनी हुई है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। पर उनके द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा तो इस बात को मान लिया गया था, पर कुछ लोगों के द्वारा इस बात को नहीं माना गया था। तो आज यहाँ मौके पर आकर पूरी टीम के साथ आकर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। और इधर इंदौर में बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा के घर पर 4 जनवरी को हुए हमले और बेटे के साथ किए गए अमानवीय कृत्य को लेकर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। घटना को 5 दिन बीत जाने के बावजूद पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है। कल सीएम ने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और उसके बाद भी पुलिस अभी तक घर पर हमला करने वाले नेता की पहचान नहीं कर पाई है। जबकि घटना को लेकर वायरल हुए ऑडियो और वीडियो में एमआईसी सदस्य जितू यादव का बार-बार नाम भी सामने आ रहा है। कमलेश कालरा ने एमआईसी सदस्य जितू यादव पर आरोप लगाए थे कि उनके समर्थकों ने आकर घटना को अंजाम दिया है और वही गिरफ्तार किए गए 6 आरोपी भी जितू यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरोपियों के साथ एमआईसी सदस्य की फोटो भी सामने आई है और अब इस मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा इसमें चेहरे दिख रहे हैं और गाड़ियों से आए हुए लोग दिख रहे हैं। उनको लगातार डीसीपी जोन 4 अपने लेवल पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। टीम भी लगा रखी है। शीघ्र ही सारे लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित होगी। वहीं इस घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी पार्षद से मिलने उनके घर पहुंचे। आइए सुनते हैं महापौर ने क्या कहा। संगठन ने भी इसका संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है और जो भी नोटिस के बाद जवाब के आधार पर कार्रवाई होगी वो भी कार्रवाई संगठन करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाए इसके लिए तो हम लगातार बात कर रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना था। इधर भोपाल में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। 5 घंटे तक चली बैठक में 26 जनवरी को होने वाले जय संविधान रैली को लेकर चर्चा हुई है। राहुल गांधी की रैली को लेकर समितियां बनाई गई है जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। बैठक के बाद पीसीसी चीफ जितू पटवारी ने कहा कि सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे हैं और इसके अलावा बैठक में बीजेपी से लड़ने के लिए संगठन को तैयार रहने के लिए गंभीर चर्चा की गई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का समुद्र बना दिया है, उनके खिलाफ जनता के बीच उतरना है। संविधान, महात्मा गांधी और अंबेडकर जातिगत जनगणना को लेकर हम रैली निकालेंगे। तो भोपाल में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और 5 घंटे तक ये बैठक चली है। 26 जनवरी को होने वाली जय संविधान रैली को लेकर यहां चर्चा हुई है। राहुल गांधी की रैली को लेकर कई समितियां भी बनाई गई है। इसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। बैठक के बाद पीसीसी चीफ जितू पटवारी ने कहा कि सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे हैं और इसके अलावा बैठक में बीजेपी से लड़ने के लिए संगठन को तैयार करने को लेकर भी गंभीर चर्चा की गई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का समुद्र बना दिया है और उसके खिलाफ जनता के बीच उतरना है। संविधान, महात्मा गांधी, अंबेडकर और जातिगत जनगणना को लेकर हम रैली निकालेंगे, ऐसा जितू पटवारी ने कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दरअसल खड़गे ने जीएसटी को गृहस्थी सत्यानाश टैक्स बताया है। इस पर कृषि मंत्री इंद्रल सिंह कंसाना ने तंज कसा। कंसाना ने कहा कि खड़गे की उम्र हो गई है, उन्हें बादाम खाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को मेडिकल चेकअप कराने की सलाह दे दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में ज्यादा रहते हैं, चुनाव के समय ही इंडिया आते हैं। माननीय खड़गे जी की उम्र काफ़ी हो गई है, उनको जरा बादाम खाना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना और ऐसे मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेताओं को कुछ बुद्धि में फर्क आ गया है। उनको अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और इस प्रकार की भाषा का उपयोग।
रुक करेंगे इंदौर का, जहां आने वाले दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण होना है, लेकिन उसके पहले शहर के हॉस्टल नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां बड़ी संख्या में हॉस्टल हैं। इसका सबसे बड़ा सेंटर भंवरकुआ, गीता भवन और विजयनगर है। यहां छात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन इन इलाकों में कचरे को लेकर शिकायतें भी आती है। यहाँ रहने वाले छात्र कचरे को कचरा गाड़ियों में नहीं डालते हैं और ये कचरा यहाँ खाली पड़े प्लॉट पर फेंका जा रहा है। इसलिए अब छात्रों से स्वच्छता संकल्प फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ताकि शहर की खूबसूरती को कायम रखा जाए। और इसके साथ ही हॉस्टल संचालकों को हिदायत दी गई है कि हॉस्टल में गीले और सूखे कचरे के अलग अलग डस्टबिन रखे जाएं। साथ ही हॉस्टलों में प्लास्टिक के उपयोग को भी कम किया जाए। वो हॉस्टलों को लेकर कल ही शुभकारज गार्डन में सारे हॉस्टल संचालकों के साथ हमने बैठक भी की है और सबसे आग्रह किया है कि होटल के जो संचालक हैं वो इस बात की चिंता करें कि कचरा गाड़ी में समय पे कचरा डले और सारे कचरा कलेक्शन पॉइंट जो हॉस्टलों के आसपास हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और भविष्य में और उसको कठिन करना है, इसलिए उनको एक बार बैठ के समझाइश दी है। इधर भोपाल में स्पा सेंटर संचालकों के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। कर्मचारियों की सूचना नहीं देने वाले 9 स्पा सेंटर मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में स्पा सेंटर में दबिश देकर करीबन 70 युवक युवतियों को अनैतिक कामों में लिप्त पकड़ा था। वहीं इन सेंटर संचालकों से पुलिस की भी मिली भगत सामने आई थी, जिसके चलते 3 पुलिसकर्मी, जिसमें से महिला थाने की आरक्षक खुशबू चंदेल, क्राइम ब्रांच का आरक्षक सुनील चंदेल और लाइन में पदस्थ नरेंद्र गुर्जर को सस्पेंड किया गया था। इन पुलिसकर्मियों के रिकॉर्ड की जांच का जिम्मा महिला एसीपी निधि सक्सेना को सौंपा गया है। जांच में इन तीनों के बैंक अकाउंट को भी चेक किया जाएगा और पुलिस ने 2 एफआईआर गोविंदपुरा, 4 एफआईआर एमपी नगर, 1 अयोध्या नगर और 2 एफआईआर मिसरौद थाने में दर्ज की है। हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना स्थित एक होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। 23 साल के इस युवक का नाम हिमांशु था, जो बिहार का रहने वाला था। युवक से एमपी एटीएस ने टेरर फंडिंग और साइबर क्राइम से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद युवक के चाचा की रिपोर्ट पर हरियाणा पुलिस ने एमपी एटीएस के 9 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही एडीजी ने सभी 9 सदस्यों को सस्पेंड भी किया है। साथ ही जुडिशियल जांच भी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश एटीएस ने टेरर फंडिंग और साइबर क्राइम से जुड़े एक मामले में 6 लोगों से पूछताछ की थी, जिसमें हिमांशु भी शामिल था, जो सोहाना के एक होटल में रुका हुआ था। एटीएस वाले जब यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए आए, किसी को अरेस्ट करने आए, उनके पास कोई भी लीगल नोटिस नहीं था। ना यहाँ के सीपी को इन्फॉर्म है, ना यहाँ के किसी पदाधिकारी को इन्फॉर्म है कि वो यहाँ पे आए हैं किसी को अरेस्ट करने के लिए, और उनके हाथ से एक बंदे का कत्ल हो जाता। हमारे बस सिर्फ एक ही है कहना जी, हम उनके खिलाफ एफआईआर करवाना चाहते हैं, बनती कार्रवाई करवाना चाहते हैं और सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रविंद्र भवन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। 362 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को वितरित नियुक्ति पत्र दिया गया है और कार्यक्रम में कृषि विकास विभाग के 256 कृषि विस्तार अधिकारी भी शामिल हुए हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 70 सहायक पशु चिकित्सकों और राजस्व विभाग के 36 नव चयनित नायब तहसीलदारों को पत्र वितरित किए गए। इस दौरान सीएम ने कहा कि 10 से ज्यादा गौवंश पालने वालों को हम अनुदान देंगे। प्रदेश में राजस्व अधिकारियों की भर्ती भी की जाएगी। कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए जोर देते हुए सीएम ने कहा कि सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई होगी। डॉक्टर पूजा सोलंकी जी, अधिकारियों की अधिकांश नियुक्तियां करना पड़ेगी। हमारे कृषि अमले का भी इसी प्रकार से बदलाव लाना पड़ेगा। पशुपालन विभाग की बात कही है तो आज हमारे यहाँ पर 70 पशु चिकित्सकों के सहायक शल्य चिकित्सक के पद आए हैं। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार 36 है, कृषि विभाग के 256 पद हैं। कुल मिलाकर के 362 पदों की नियुक्ति हो रही। और मंदसौर से बड़ी खबर है, जहां पर अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। टाटा जूडियो फ्रेंचाइजी के नाम से ये ठगी करते थे। व्यापारी से 38 लाख
रुपए ठगे गए थे। मुख्य आरोपी जितेंद्र सिंह समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के कब्जे से 23,31,00,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 11 मोबाइल और 38 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। 30 एटीएम और 14 बैंक पासबुक भी जब्त किए गए हैं। मंदसौर पुलिस की ये कार्रवाई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, बताइए किस तरीके से इस ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है और अब आगे उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदसौर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से टाटा कंपनी के जूडियो आउटलेटर फ्रेंचाइजी को लेकर वेबसाइट बना करके लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी करते थे और अंतर्राज्यीय ये साथी ठग ऐसे ही है और जिसका मंदसौर पुलिस ने पर्दाफाड़ किया है। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से एक मंदसौर के ही व्यापारी के साथ 38,66,000 रुपए की ठगी की गई है और इसमें मुख्य सरगना से 4 आरोपी गिरफ्तार है। इसमें जितेंद्र जो सिंह है, जो हरियाणा का रहने वाला जो मुख्य आरोपी है। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ और खबरों को फटाफट अंदाज में। विदिशा में कलेक्टर, एसडीएम और नगर पालिका सीएमओ शहर का निरीक्षण करने निकले। शहर में साफ सफाई, नालियों की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को देखा। नालियों में साफ सफाई न होने पर नाराजगी जताई है। मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण और गुणवत्ता में लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। छिंदवाड़ा में सांसद विवेक बंटी साहू ने मेडिकल कॉलेज के सिम्स अस्पताल के लिए बजट की मांग की है, जिस पर तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा में सुधार और विकास के लिए बजट की मांग की गई। बड़ी संख्या में यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाया जा रहा है। राजिम के फिंगेश्वर पुलिस ने 22 किलो गांजा के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। विदिशा में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी को 28 पेटी के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब की कीमत 1,40,000 रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें अवैध देशी शराब मिली है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है और आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। राहुल गांधी के महू दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि वो लोग क्या संविधान यात्रा निकालेंगे जिन्होंने हमेशा संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम कांग्रेस ने किया है। ऐसे में कांग्रेस के लोगों को संविधान बचाओ यात्रा निकालने का कोई अधिकार नहीं। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। डीएवीवी की कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। डीएवीवी मेडिकल कॉलेज के साथ झाबुआ जिला अस्पताल का संचालन भी करेगा। डीएवीवी के तक्षशिला परिसर में आयुष केंद्र भी खोलने को मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे से दुर्घटनाओं को देखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझे को बेचने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के तहत जबलपुर में कोई भी दुकानदार चाइनीज मांझा नहीं बेच सकेगा। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत चाइनीज मांझे पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। तो टीकमगढ़ में चिटफंड कंपनी का शिकार हुए लोगों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया है। शहर में रैली निकालकर लोग कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। लोगों से पैसा लेकर भागने, धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुरैना के चिन्नौनी चंबल थाना में थाना प्रभारी और झुनपुरा चौकी प्रभारी के बीच विवाद हो गया। विवाद होने के बाद शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मिली। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच एसडीओपी कैलारस से कराई है, जिसके बाद थाना प्रभारी और झुनपुरा चौकी प्रभारी सहित एक आरक्षक को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। बीते 12 दिनों से जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद बालाघाट के पूर्व कांग्रेस सांसद जमानत के लिए जेल से बाहर आए हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि झूठे तथ्यों और आरोपी के आधार पर उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में कहीं भी उनके मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार से एसआईटी गठित करने की मांग की है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24।